नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। महाराष्ट्र में जो तमाम सियासी सरगर्मियां चल रही है उसके बीच अब सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर तमाम सियासी दल की जो नज़रें वो टिकी हुई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जैसे ही फैसला आएगा वो फैसला एक तरीके से डिसाइड करेगा कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सियासत किस ओर जाएगी या उद्धव ठाकरे अब महाराष्ट्र की राजनीति में अपने कदम जो है किस तरीके से बढ़ाएंगे। इसी खास मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है आसिफ जी। उनसे तमाम सवाल लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार महाराष्ट्र में जो ये तमाम सियासी उठापटक चल रही है उसका अंत कब होगा। और लगातार सुप्रीम कोर्ट के मामले को लेकर के कहीं ना कहीं गहमा गहमी छाई हुई है और एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दोनों को ये उम्मीद है कि फैसला उनके पक्ष में आएगा। मेरा प्रश्न आपसे ये रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से तमाम मामलों को देख रहा है उसको लेकर के कैसा आपको क्या लग रहा है कि वो फैसला एकनाथ शिंदे के फेवर में आ सकता है, उद्धव ठाकरे का अगर आएगा किसी के फेवर में तो फिर उसके बाद उनकी राजनीति में किस कदर जो है बदलाव होता दिखेगा। शुक्रिया अरवर। देखिए बहुत अच्छा सवाल है और जहाँ तक फैसले का सवाल है तो देखिए तो कोर्ट के हाथ में है क्या था उसका हम सबको इंतज़ार करना भी चाहिए और स्वागत भी करना चाहिए। लेकिन पिछले कई अगर दिनों से आप देखेंगे तो जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने जो कोशिशें की हैं, प्रयास किए हैं और वकील जो उनके दलील दे रहे हैं खास करके शिवसेना के वकील, तो उसे एक उम्मीदें हैं कि शायद शिवसेना के हक में आ सकता फैसला। लेकिन वही एकनाथ शिंदे की तरफ जब हम जाते हैं, उधर रुख करते हैं और जब विधायकों के सुर देखते हैं, उनके तेवर देखते हैं और सबसे बड़ी बात कि जिसका हाथ देखते हैं यानी कि बीजेपी का जब हम हाथ देखते हैं तो थोड़ा सा फिर फैसले को लेकर ये हो जाता है कि शायद कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक तो पावर भी है उनके पास और दूसरी बात एक से एक वकील हैं, टीम भी है, तो शायद हो सकता है कि उद्धव ठाकरे के लिए मुसीबत बन जाए। लेकिन अगर जो पहले की परंपरा रही है, देखिए कई ऐसी पार्टी है जो परंपरा पे चली है, जैसे कि आरजेडी है, लालू का पूरा परिवार ही विरासत उस पर बना है, जेडीयू है तो नीतीश का पूरा विरासत बना है, कांग्रेस है तो गांधी परिवार का विरासत बना है, तो उसी हिसाब से उस लिहाज से मुझे लगता है कि देखिए काफ़ी समय से उद्धव ठाकरे जो है अध्यक्ष भी रहे हैं, तो उस लिहाज से उन्हीं का ही होना चाहिए। लेकिन किसको पता था कि अपने ही जो है अपने को धोखा दे देंगे और हालात आज कोर्ट तक आ जाएगी। बहरहाल मुझे लगता है कोर्ट के फैसला अभी शायद ज़्यादा चांसेस हैं उद्धव ठाकरे के फैसले में आएंगे, लेकिन अगर नहीं आता है तो फिर ये समझिए कि एक तो विरासत भी ख़त्म, कुर्सी भी गई और उद्धव ठाकरे का कैरियर भी ख़त्म हो जाएगा। बहरहाल इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि आपने सही कहा कि शिवसेना पार्टी कहीं ना कहीं विरासत की पार्टी है उनके लिए और उद्धव ठाकरे की जो सियासत है वो ज़्यादा आक्रामक वाली सियासत नहीं है और इसलिए उनको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है अगर कोर्ट के द्वारा उनको बड़ा झटका लगता है। लेकिन यहाँ पर मैं एक दूसरे एंगल की बात करूँगा शरद पवार के बारे में कि शरद पवार ने जिस तरीके से एमवीए गठबंधन को लेकर के तमाम रणनीति बनाई थी, सरकार में उद्धव ठाकरे को सीएम पद के लिए दावेदार बनाया था, लेकिन अब जबकि संजय राउत और शिवसेना पार्टी पर जिस तरीके से मुसीबत की घड़ी है, खासतौर से संजय राउत की अगर यहाँ पे जिक्र किया जाए तो उनको ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है 17 साल पुराने मामले में, लेकिन उस पर किसी तरीके का बयान एनसीपी के किसी भी नेता के द्वारा, खासतौर से शरद पवार जैसे बड़े नेता के द्वारा किसी तरीके का बयान नहीं आता। तो कहीं ना कहीं संजय राउत और शिवसेना को इस बात का एक तरीके से ये कहिए कि वो परेशानी में डाल सकता है कि एक ऐसा बड़ा नेता जो इस गठबंधन को लेकर के तमाम रणनीति बनाता था लेकिन उनके बड़े नेता को लेकर के कोई बयान नहीं दिया। कहीं ये डर तो नहीं है उनके अंदर कि अजीत पवार पर जिस तरीके से 4-5 महीनों पहले सीबीआई ने कार्रवाई की थी उस कार्रवाई में कहीं तेज़ी आ जाए, इस बात को लेकर के कहीं शरद पवार ने अपनी चुप्पी तो नहीं साध रखी है। बिल्कुल, देखिए अबरार बिल्कुल सही सवाल आपने किया है और ये सवाल लाजमी भी है कि देखिए उद्धव ठाकरे जो सीएम रहने के बावजूद हर एक फैसले से पहले जो है शरद पवार से मीटिंग करना, उनसे मशवरा लेना, एडवाइस लेना कि क्या करना है, कैसे करना चाहिए, लेकिन उसके माफ़ कीजिए इसके बावजूद शरद पवार की चुप्पी मुझे भी आश्चर्य करता है कि संजय राउत देखिए जो हमेशा से बीजेपी को आवाज़ उठाते रहे, उनके हर नीतियों पे आवाज़ उठाते रहे, एकनाथ शिंदे के साथ साथ तमाम जब विधायक चले गए तो भी झुकते नज़र नहीं आए, इसके बावजूद जो है देखिए फाइनली उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर ही लिया। तो शरद पवार की चुप्पी देखिए मुझे दो बात समझाती है। एक तो उन्हें लगता है कि भाई अब मुझे कोई फ़ायदा है नहीं शिवसेना से, भाई मैं किसी के दूसरे के टांग में अड़ाने क्यों, एक बात। दूसरी बात, इसको अगर धोखे के तौर पे देखा जाए तो हाँ इसको ऐसे ले सकते हैं कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो एक दो सीबीआई के डर जैसे नवाब मलिक, अनिल देशमुख तमाम जैसे को गिरफ्तार कर लिया गया और उस वक्त भी चुप रहे, तो चलिए उस वक्त हालांकि ट्वीट वगैरह इस तरह करके दे दिया क्योंकि भाई चलिए सरकार चले, लेकिन अब जान रहे हैं कि मेरे पास भी पावर नहीं है, ना ही हम इससे बच सकते हैं, तो लाजमी है कि वो सीबीआई का एक डर तो है, दहशत तो है। और मुझे लगता है कि चलिए एजेंसियों का दहशत तो बाद में, पहले बीजेपी का दहशत है, क्योंकि ये अच्छे से जानते हैं
मोदी जी को अच्छे से जानते हैं, राजनीति को अच्छे से परख रखते हैं शरद पवार कि बीजेपी कब क्या एंगल उठा सकती है ये उन्हें जानते हैं। तो वाकई यहाँ पे एक तो शरद पवार ने गलत किया है, या फिर ये भी हो सकती है इस चुप्पी की वजह कि बोलने से कोई फ़ायदा तो नहीं है, क्योंकि जो बीजेपी ने जो इंटेंशन बना लिया है कि जिसको मुझे टारगेट करना, जैसा विपक्ष इल्ज़ाम लगाती है, तो वो किसी को छोड़ने वाली तो है नहीं। तो वाकई में यहाँ पे कोई एकदम सही कह रहे हैं आप कि शरद पवार की चुप्पी अपने आप में एक बेचैनी सी जो है कहीं ना कहीं तकलीफ देता है कि आखिर उनकी चुप्पी, क्योंकि देखिए बहुत तजुर्बेकार हैं, समझदार हैं, वो जानते हैं। और उद्धव ठाकरे मुझे लगता है कि उन्होंने, देखिए एक बहुत बड़ी बात अंदर की बता देता हूँ, थोड़ा सा और वक्त लेता हूँ, क्योंकि जब गठबंधन हुआ शिवसेना का, एनसीपी का और कांग्रेस का, तो हालांकि उद्धव ठाकरे नहीं बनना चाह रहे थे वो मुख्यमंत्री, लेकिन शरद पवार ने उन्हें बुलाया रातों रात, और फिर शरद पवार ने ही उन्हें समझाया कि देखो मुख्यमंत्री बनना बहुत ज़रूरत है, हाथ में पावर रहेगी। हालांकि पर्दे के पीछे काम कर रहे थे, पावर इन्हीं का चल रहा था। तो देखिए बहुत बात मान रहे थे, और अभी बात नहीं मानना, इसका मतलब लगता है कि उनकी ज़रूरतें ख़त्म हो गई हैं, जिसकी वजह से आज वो जो है अपने आप को चुप्पी साधे हुए हैं, जो मुझे लगता है गलत है। उन्हें बोलना चाहिए, उन्हें साथ देना चाहिए उद्धव का, आदित्य ठाकरे का, संजय राउत का, क्योंकि अगर आप बुरे वक्त में किसी के खड़े नहीं होते तो फिर अच्छे वक्त से उम्मीद क्या किया जाए। बिल्कुल आपने सही कहा कि लगातार केंद्र की एजेंसियों का जो इस्तेमाल किया जा रहा है विपक्ष के नेताओं पर, तो कहीं ना कहीं डर जो है महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, शरद पवार हो, चाहे और तमाम अलग अलग सियासी दलों की बात कर ले, विपक्ष में जो दल शामिल है। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र में लगातार जो है शिवसेना में एक बड़ी टूट हो रही है, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट पर ही एक आस लगी हुई है उद्धव ठाकरे की कि अगर सुप्रीम कोर्ट से उनके हित में फैसला आता है तभी उनकी पार्टी जो है वो बचती हुई नज़र आएगी। एक और एंगल यहाँ पर आया, एकनाथ शिंदे के द्वारा कहा गया था, बीते दिनों एक बयान आया था कि शिवसेना भवन के 500-600 मीटर की दायरे में ही नए शिवसेना भवन के तामीर का काम जो है वो किया जाएगा एकनाथ शिंदे के द्वारा। तो आप इस मामले को किस तरीके से देख रहे? क्या एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे का पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे, या वो खुद फैसले ले रहे, या उनके द्वारा ये फैसले किसी के कहने पर लिए जा रहे हैं? अबरार एक चीज़ हम लोग को भूलना नहीं चाहिए, किसी का बाप मर जाए, दूसरा बाप तो उन्हें अगर जो है ज़बरदस्ती उपलब्ध करा दिया जाए, लेकिन वो बाप में फ़र्क होता है, ओरिजिनल होता है। देखिए शिवसेना के जो है कर्ता धर्ता, उनको जन्म देते हुए बाला साहब ठाकरे रहे हैं। अब ये सिर्फ क्या है, देखिए ज़बरदस्ती की आज के ज़माने में राजनीति हो रही है, और ये एकनाथ शिंदे चाहते हैं कि किसी भी सूरत में जो है अब बड़ी पार्टी हमारे साथ है तो हमें गिरना नहीं है, नहीं झुकना, इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। भाई एक नई पार्टी बना लो ना, कोई दूसरा नाम रखो ना। लेकिन अब जो आप सोचेंगे कि शिवसेना जैसे हालात बना ले, उसके जैसा विश्वास जीत ले, वो तो नामुमकिन है। तो ये सब सिर्फ और सिर्फ मुझे लगता है उद्धव ठाकरे को जलील करने की कोशिश है, उन पर जुल्म ढाने की कोशिश है, ताकि बेचैन होकर जो है खुद वो हाथ से छोड़ दे। क्योंकि ये कहानी आपको याद होगा, सीबीआई वर्सेस सीबीआई की कहानी। देखिए जो शरीफ होता है, जो ईमानदार होता है, वो खुद को अपने आप को पीछे कर लेता है कि क्या फंसना है इन सब चक्कर में। तो वही आता है, देखिए आज मजबूर हो गए उद्धव ठाकरे, जिसकी वजह से एकनाथ शिंदे के पीछे है तो कोई और उन पर जुल्म करने के लिए, जलील करने के लिए ये सब रणनीतियाँ बनाई जा रही है। बिल्कुल आपने सही कहा, तमाम रणनीति जो है वो विपक्ष को कमज़ोर करने के लिए महाराष्ट्र में इस्तेमाल तो की जा रही है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच जो सियासी जंग चल रही है उसका अंत आखिरकार कब तक होता है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देखते रहिए ताज़ा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ को। धन्यवाद।